नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल प्रिंस 21 पांडे और इसके साथ मेरा मोबाइल नंबर है 9807781640, जिस पे आपको सोशियोलॉजी से संबंधित एनी क्वेरीज हो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी वीडियो शुरू करने से पहले हमारी ऑनलाइन क्लास मॉर्निंग में सुबह 8 से 10 बजे के बीच में रनिंग में है। अगर आप उस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो मेरी क्लास गूगल मीट पे रनिंग में है। अगर आप उस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए और उससे संबंधित जो भी डिटेल्स हो आप उसे प्रोवाइड आपको कर दी जाएगी। इसके साथ मैं बताना चाहूँगा कि आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ वो हमारा जो यूनिट जो इन्वायरमेंटल सोसाइटी करके है, यानी इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी करके है जो हमारा यूनिट नेट का, उससे संबंधित मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ये क्वेश्चंस जो आपका है ये आपका यूजीसी नेट के प्रथम प्रश्न पर संबंधित और इसके साथ ही साथ सोशियोलॉजी का जो यूनिट है, यूनिट आपका 8, उससे उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। ओके, तो पहला क्वेश्चन है इसमें, एक सेकंड मैं इसको इरेज कर दूं। हाँ चलिए, पहला क्वेश्चन है वायु प्रदूषण कारण है। ध्यान दीजिएगा, वायु प्रदूषण का कारण है तो हरित गृह प्रभाव का, वायु प्रदूषण कारण है हरित गृह प्रभाव का, रोगों का, विभिन्न हानिकारक कृत्यों का। तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हरित गृह प्रभाव ये थोड़ा आपका ये काफ़ी एक कहेंगे कि बिल्कुल बिल्कुल जो कहेंगे बिल्कुल मेनली बिल्कुल रीज़न हो सकता है। तो हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट हो सकता है। विभिन्न हानिकारक कृत्यों का, विभिन्न हानिकारक कृत्य जैसे मानवीय कृत्य, ठीक है, मानवीय कृत्य की वजह से ही हरित गृह प्रभाव की कंडीशन आती है, ये आप ध्यान रखिएगा। और रोगों का, और उससे फिर क्या होती हैं विभिन्न प्रकार के मानव आधारित बहुत प्रकार की, मानव या जीव जंतु संबंधित बहुत सारी रोग क्या होते हैं उत्पन्न होते हैं, लाइक एज अ एपिडेमिक, जैसे इस समय महामारी चल रही है। ओके, तो वायु प्रदूषण कारण क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर इज द करेक्ट आंसर, हरित गृह प्रभाव। देखिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि GH ग्रीन हाउस इफेक्ट, GHE, इसको हम थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ मैं एक दो लाइन में। इसको मैं डिफाइन इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि हमारे सोशियोलॉजी से संबंधित भी हमारे लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगा। इसके साथ ही साथ जो हमारा नेट का फर्स्ट पेपर है उसमें भी ग्रीन हाउस इफेक्ट एक अलग से हमारा टॉपिक है, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं पहले। देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर आपको देखा जाए तो इसका ओरिजिनेशन जनरली अगर देखा जाए तो एक कांच के घर के रूप में हुई थी। मतलब इसकी जो अवधारणा ली गई है वो कांच के घर के रूप में हुए। कांच के घर में होता क्या था कि जो प्लांट होता था, कोई प्लांट होता था, प्लांट को कांच के रूम में रखा जाता था इसकी वजह से कि उसको एक कहेंगे कि एक अच्छा जो एटमॉस्फेयर है उसे मिल सके, किसके लिए, ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो उसको क्या किया जाता था कि एक कांच के घर में उसे कैद कर दिया जाता था उस प्लांट को या पौधा को, और फिर क्या कर दिया था उसके अंदर सन की लाइट उसके अंदर गुजारी जाती थी किसी के माध्यम से, कहीं ओपन करके, फिर उसके बाद उसे क्लोज कर दिया जाता था टोटली। अब उसके बाद जो सनलाइट थी वो सनलाइट का यूज़ करके वो क्या होता था, वो अच्छे से ग्रो, उसकी जो भी कंडीशन थी उस कंडीशन के अकॉर्डेंस, जैसे मतलब जितनी उसकी अमाउंटिंग, जितनी उसे चाहिए जितनी सनलाइट, ठीक है, उसके अकॉर्डेंस उसे क्या कर दिया जाता था, उसमें बंद कर दिया जाता था। तो इस प्रकार यही चीज़ें यही से सेम अप्लाई होता है हमारे एटमॉस्फेयर पर। हमारा एटमॉस्फेयर जैसा कि आपको पता है कि हमारी वायुमंडल को हमारा जो अर्थ है उसे घेरने का काम करता है, यानी ऊपरी रूप से उसे कवर्ड करने का काम करता है कौन, हमारा एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर के ऊपर से जो आपका सनलाइट आता है तो सनलाइट आती है अर्थ पे, जहाँ पे हम लोग प्रेजेंट हैं अभी इस समय, वहाँ पर आती है और फिर क्या करती है, उसके जो एक कहेंगे कि उसके जो भी पार्ट होते हैं, जो भी सनलाइट होती है, वो अधिकतर चीज़ें तो उत्सर्जित हो जाती हैं, लेकिन जो उसका बचा हुआ यहाँ पे पार्ट होता है वो, और इसके साथ ही हमारा जो अर्थ का जो टेम्परेचर होता है, यानी जो बचे हुए जो पार्ट हैं और साथ ही साथ जो हमारे अर्थ के जो टेम्परेचर होते हैं, दोनों मिलकर क्या करते हैं, तापमान में इतनी ज़्यादा वृद्धि कर देते हैं कि ये कंडीशन आती है ग्लोबल वार्मिंग की, हरित गृह प्रभाव का,
ठीक है। और उससे क्या होता है, हमारा जो एटमॉस्फेयर की जो भी गैसेस होती हैं लाइक एज ऑक्सीजन, वो सब सारे क्या होती हैं, वो सब सारे बहुत ज़्यादा उनको हार्म मिलता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं और हमको विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो CO2 है। CO2 यानी विभिन्न प्रकार के मानवजनित, जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि पृथ्वी से जो पार्थिव जो तापमान है वो, और जो ऊपरी जो ताप, देखिए मैं बहुत ज़्यादा इसमें लिख दिया हूँ, विभिन्न जो अब पार्थिव वाला जो आपका तापमान है और जो ऊपर से आया हुआ जो सनलाइट से आया है, दोनों के प्रभाव स्वरूप जो उत्पन्न होता है तापमान में जो वृद्धि होती है, उससे एक प्रभाव उत्पन्न होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है। और इसमें महत्वपूर्ण जो गैस है वो कौन सा योगदान करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, यानी तापमान में वृद्धि करने में, तो वो कौन सा, CO2। ठीक है। इसीलिए, और CO2 के देखिए आपको बताना चाहूँगा एक चीज़, मैं यहाँ पे और चीज़ बता देना चाहूँगा आपको, अगर परेशानी ना हो, क्योंकि आपको मैं बिल्कुल डिटेल में यहाँ पे प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। तो एक चीज़ है मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपको ये पूछा जाए कि चलिए ठीक है, ये सब तो CO2 तो है, CO2 के CO2 का प्रभाव मानव जनित पर, या कहेंगे तापमान में वृद्धि करने में सहयोग देता है, तो इसका निदान क्या है। तो निदान के लिए इसीलिए आपको पता होगा कि वृक्षारोपण क्या किए जाते हैं, दिवस मनाए जाते हैं। वृक्षारोपण, जिस दिन वृक्ष अधिक से लगाएं, बोला जाता है वृक्ष अधिक से लगाओ। तो वृक्ष क्यों, क्योंकि एक्चुअली आपको पता होगा कि जो हमारे प्लांट यानी जो हमारे ट्रीज़ हैं, वो ट्रीज़ क्या करते हैं, वो CO2 का यूज़ करते हैं, और यूज़ करके ही वो क्या करते हैं, अपना जो फूड होता है वो प्रिपेयर करते हैं। तो जब अधिक से अधिक वृक्ष होंगे तो CO2 की जो मात्रा है, और जो मात्रा तापमान में वृद्धि करने का जो कारण बनता है, उसमें क्या होगी, उसमें कमी आएगी कि नहीं है, कमी आएगी। और आपको पेड़ लगाओगे तो आपको ऑक्सीजन भी मिलेगा, और आपको उनका जो खाना बनाते हो, खाने से क्या मिलता है, उससे ऑक्सीजन भी उत्सर्जित होता है, और फिर आपको ऑक्सीजन भी मिलेगी, इस प्रकार से। ओके, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आइए हम देखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला हरित गृह प्रभाव। दूसरा क्या है, ध्वनि जब एक सीमा से अधिक हो जाती है उसे क्या कहेंगे, आपको पता होगा ध्वनि एक सामान्य साउंडिंग होती है 20 हर्ट्ज। आपको ये भी पता होगा कि एक सामान्य व्यक्ति सुन सकता है वो कितने से कितना सुन सकता है। आपका अभी आगे क्वेश्चन देखिए आएगा भी, शायद हो सके, तो ये आपका पता होगा कि हमारा जो मानव है, जो ह्यूमन है, उसके लिए 70 टू 80 डीबी मापन की ये प्रणाली है, यूनिट है डीबी, ध्वनि के मापन की ये यूनिट है डीबी। ठीक है, डेसिबल इसको बोलते हैं। तो 70 से 80 की जो रेंज है, उस रेंज में एक सामान्य व्यक्ति क्या करता है, सुन सकता है। तो इससे जब अपर की ध्वनि आएगी, यानी इससे अधिक की जो डीबी की जब ध्वनि आएगी, तो वो क्या होगा, वो नॉइज़ उत्पन्न, तो वो ध्वनि नॉइज़ में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, साउंड से नॉइज़ में परिवर्तित हो जाती है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं कि ध्वनि प्रदूषण। एक सेकंड, उसे कहेंगे ध्वनि प्रदूषण। ओके, तो असहनीय ध्वनि, ध्वनि संचरण नहीं, ध्वनि प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। एक सामान्य व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, एक सामान्य व्यक्ति कितनी मात्रा तक ध्वनि सह सकता है, देखिए, तो 70 टू 80 डेसिबल। ओके, ये देखिए आपका आंसर सीधे मिल गया, और कोई ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये सब सारे क्या है, ये सब सारे ध्वनि प्रदूषण के हैं पार्ट, डेसिबल। ठीक है, ये सब सारे रेंज क्या हैं, ध्वनि प्रदूषण के, आप बोल सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीव्र ध्वनि मानव स्वास्थ्य पर किस प्रकार का प्रभाव डालता है। तो आपको बताना चाहूँगा कि एक अमेरिकन ध्यान दीजिएगा, एक अमेरिकन रिसर्च किया गया था, उसके थ्रू ये बताया गया था कि जहाँ पर ध्वनि का प्रदूषण होता है वहाँ पर 90% लोग, आपने ऑब्जर्वेशन भी ये किया होगा शायद, 90% लोग क्या होते हैं, मस्तिष्क दर्द, यानी जो पेन होता है, मस्तिष्क जो पेन होता है उससे ग्रसित होते हैं। ठीक है, ये अमेरिकन रिपोर्ट की थी। तो आपको पता होगा, ये ऑब्जर्व भी किया होगा कि जहाँ पर अधिक शोर होता है वहाँ पर सर दर्द वाले कुछ ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये मुख्यतः था। उसके साथ ही बेचैनी, सिर दर्द, तनाव, ये सब सारे क्या होंगे, सारे हो जाएगा, इसके प्रभाव होंगे, नकारात्मक प्रभाव तीव्र ध्वनि के। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो डी आंसर होगा उसका। ध्वनि प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोतों में कौन सा शामिल नहीं किया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, ध्वनि प्रदूषण यानी
वो ध्वनि आधारित नॉइस जो प्राकृतिक स्रोत उत्पन्न नहीं करते हैं बल्कि मानव उत्पन्न करते हैं, उसको आपको यहाँ पे चुनना है। तो बिजली का गड़गड़ाना ये तो प्राकृतिक है, भूकंप आपको ये भी पता है, सुनामी और बादलों का गरजना। तो बादलों का गरजना, भूकंप, सुनामी। देखिए इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे, ये आपका आंसर जानते हो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सुनामी। ठीक है, तो ध्वनि के प्राकृतिक स्रोतों में इन्हें शामिल नहीं किया था, सुनामी को शामिल नहीं किया था, बिजली का गड़गड़ाना, भूकंप, ये सब सारी अनैच्छिक है ये सब। ठीक है, ये सुनामी, ये सब सारी इसके क्या होंगे तो ये इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया था ध्वनि के प्राकृतिक स्रोतों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो डी आंसर, ध्वनि प्रदूषण के मानवीय स्रोतों में किसे प्रमुखता से शामिल किया जाता है? तो प्रमुखता से यातायात के साधन, औद्योगिक अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट। ध्वनि प्रदूषण में नहीं, मनोरंजन के साधन नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर आपका देखिए आपका होगा, देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो औद्योगिक अपशिष्ट है वो मानव स्रोतों, ध्वनि प्रदूषण के मानवीय स्रोत, यस, औद्योगिक जो भी कार्य होते हैं, यहाँ पे कुछ मुझे ये वाला पॉइंट गलत लग रहा है। ठीक है, वही मैं सोच रहा था कि मनोरंजन के जो साधन है, जैसे मनोरंजन के कोई भी साधन हो सकता है, कोई म्यूज़िक वाला हो सकता है, म्यूज़िक के साथ साथ कुछ कोई एक कहेंगे कि आप देखते हो बहुत ज़्यादा शोर शराबा करके भी लोगों को बहुत आनंद आता है। ठीक है, तो ये सब हो सकता है, सी और बी हो सकता है, ये तो क्लियर है। लेकिन औद्योगिक अपशिष्ट ये थोड़ा गड़बड़ है, तो अपशिष्ट यहाँ नहीं होता, औद्योगिक जो भी कार्य होते हैं, क्रियाकलाप, वो हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आंसर होगा, तब होगा डी आंसर। ओके, समझ गए आप? ठीक है, तो कन्फ्यूजन मत रखिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ये आपका गलत है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, मैं अपने आप से काट दे रहा हूँ, ये गलत है। तो इसमें औद्योगिक कार्य होंगे, तो डी आंसर होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण क्या है, व्यक्ति के किस अंग पर विकार होता है? अब आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि ध्वनि प्रदूषण के कारण व्यक्ति के किस अंग में विकार होता है। ये आंसर बिल्कुल आपको आ रहा होगा, क्योंकि मैं अभी पीछे लेक्चर दे चुका हूँ। कान, आँख, नाक, हाथ। तो आपका आंसर क्या होगा? अरे ध्वनि कहाँ सुनते हो? आँख नाक से थोड़ी सुनते हो, कान से होता है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा प्रदूषण के कारण निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया घटित होती है? मृदा प्रदूषण से कौन सी क्रिया घटित होती है? प्रदूषण, मिट्टी की उर्वरक शक्ति का ह्रास, मिट्टी और मृदा अविकाश। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? मिट्टी की उर्वरक शक्ति का ह्रास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब तो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, एक कहेंगे कॉमन सेंस की बात है। मृदा प्रदूषण के कारण निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो मृदा प्रदूषण से कौन सा प्रभावित होगा? वनस्पतियों पर, पशुओं पर, कीट पतंगों पर और समाज पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा आपका वनस्पतियों पर। ठीक है, अरे जो भी प्लांट या जिस फील्ड पर वनस्पतियां लगी होंगी उन्हीं को प्रभावित करेगा पहले। ठीक है, उसके बाद वनस्पतियों को प्रभावित करके फिर वनस्पतियों को ग्रहण करने वाले जो मनुष्य होंगे उनको प्रभावित करेगा, इस प्रकार। ठीक है, आपको पता भी होगा, ऐसे सर्कल चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा में उर्वरता बढ़ाने वाले सूक्ष्म जीव किससे नष्ट हो जाते हैं? देखिए आपको पता होगा कि लाइक एज मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, केचुआ, अर्थवाम आपने देखा होगा। अर्थवाम मिट्टी को पोली बनाने में क्या करते हैं? सहयोग देते हैं। यानी आपको पता होगा कि किसान की जीवन रेखा माना जाता है किसे? केचुए को। ठीक है, तो अधिक सिंचाई करने से सूक्ष्म जीव मर जाते हैं? नहीं, जीवनाशी रसायनों से, कृषि यंत्रों के प्रयोग से, कृषि यंत्र के उपयोग नहीं, उर्वरकों से, ये सब रीज़न नहीं है, और उर्वरकों से। तो आपको बताना चाहूँगा, इसमें जीवनाशी जो भी रसायन होते हैं उनका प्रयोग करने से क्या होता है? उससे सूक्ष्म जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मी प्रदूषण से तात्पर्य? रेडियोधर्मी प्रदूषण तात्पर्य रेडियो आधारित, यानी जो भी एक कहेंगे कि बोल सकते हो रेज, लाइक एज अ रेस से होने वाली जो भी प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं वो होता है रेडियोधर्मी प्रदूषण। जैसे अवांछित किरणों का पर्यावरण में मिलना, अवांछित किरणों का जलमंडल में मिलना, अवांछित तथ्यों का पर्यावरण में मिलना, ये सब गलत है। अवांछित पदार्थों का पर्यावरण में मिलना, देखिए ये सब सारी गलत है, ये सब सारी जानते हो कि इसमें आंसर क्या हो जाएगा? अवांछित किरणों का पर्यावरण में मिलना, ये क्या कहलाता है? ये आपका होगा रेडियोधर्मी प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मैंने आपको बताया ही था, रेडियोधर्मी तत्वों की विकिरण से उत्पन्न खतरों क्या कहते हैं? रेडियो सक्रिय तो विकिरण से उत्पन्न खतरा यहाँ पे बोला जा रहा है, तो सक्रिय खतरे, नाभिकीय खतरे और आणविक खतरे। तो इसमें क्या हो जाएगा? नाभिकीय खतरे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मी से प्रदूषित स्थल के निकट विचरण करने वाले जीव जंतुओं में शिकायत होती है किसकी? त्वचा हटने की,
ट्यूमर की, अंधेपन की, बेहोशी की। आपको बताना चाहूँगा इसका आंसर हो जाएगा त्वचा हटने की, यानी ये त्वचा हट जाता है। जैसा कि आपको पता होगा रेडियोधर्मी में एक ही किरण बताना चाहूँगा, आपने अल्ट्रावायलेट यूवी का सुना होगा। यूवी से आप सोच सकते हैं जब मानो स्किन यानी स्किन कैंसर हो सकता है मानव में, तो सोचिए रेडियोधर्मी प्रदूषण से वहाँ जो विचरण करने वाले जो भी जीव जंतु होंगे उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका। तो क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या है, त्वचा हटने लगती है जो पशु जीव जंतु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मी प्रदूषण मापने की इकाई क्या है, डेसिबल, कैलोरी, जूल, सीवर्ड। देखिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा आपका डी। ये अब कई लोग को पता भी नहीं होगा तो ये ध्यान रखिएगा, सीवर्ड। इसका आंसर हो जाएगा सीवर्ड। रेडियोधर्मी विकिरण नापने की इकाई क्या है, सीवर्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके चलिए, तो जापान के दो प्रमुख शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का प्रयोग किस देश के द्वारा किया गया। आपको पता होगा अमेरिका के द्वारा किया गया था, ये तो आपको रटना पड़ेगा। ये किया गया था 6 अगस्त और वो किया गया था 9 अगस्त। ठीक है, ये ध्यान रखिए, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945। ठीक, ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए ऐसे। हिरोशिमा में 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945, ये इसमें नागासाकी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठोस अपशिष्टों के प्रभाव के कारण पर्यावरण का कौन सा भाग सर्वाधिक दुष्प्रभावित होता है। ठोस अपशिष्ट के प्रभाव के कारण पर्यावरण का कौन सा, जल, वायु, भूमि, संपूर्ण पर्यावरण। तो आपको बताना चाहूँगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, भूमि। सबसे ज़्यादा भूमि प्रभावित होता है ठोस अपशिष्टों से। आपको पता होगा कि जो हमारे जो भी चाहे घरेलू हो चाहे किसी प्रकार का ठोस अपशिष्ट में घरेलू और कहेंगे जल आधारित या द्रव आधारित किसी प्रकार का हो सकता है, तो उसमें ध्यान रखिएगा ठोस अपशिष्ट जो भी होंगे वो सबसे पहले प्रभावित करते हैं भूमि को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस अपशिष्टों के अपघटित होने से पर्यावरण में किस गैस का उत्सर्जन होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा आपका मीथेन। ओके, CH4 इसको होती है रासायनिक नेम। ठोस अपशिष्टों के प्रभाव के कारण भूमिगत जल के प्रदूषित होने की क्रिया क्या कहलाती है, ब्लीचिंग, लीचिंग, अपच्छादन और अनावृत्तीकरण। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा लीचिंग। इसको लीचिंग बोलते हैं, ठोस अपशिष्टों में भूमिगत जल के लीचिंग हो जाना। ठीक है, ब्लीचिंग नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट, बर्मी कल्चर क्या होता है, ये होता है नींबू कृषि से, झींगा कृषि से, मत्स्यायन से। गलत है ये सब सारे होगा कृषि वाले जी। ये केचुआ कृषि, ये एक प्रकार की कल्चर है, यानी एक प्रकार की ये एग्रीकल्चर का स्वरूप है बर्मी कल्चर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें। तो इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इसमें क्या हो जाएगा, इसमें होगा केचुआ कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में अंतरिक्ष प्रदूषण के बढ़ने का मुख्य कारण क्या है, पर्यावरण प्रदूषित होना, उपग्रहों का ढेर, मानवीय गतिविधियां, सौर कलंक। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा आपका उपग्रहों का ढेर होना। ये होगा अंतरिक्ष प्रदूषण के प्रभाव का मुख्य कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कचरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक आधारित कचरा, यानी आपके देखा होगा फ़ोन, बैटरी, चार्जर या आपके जो भी इलेक्ट्रिक उपकरण होंगे उनके जो उनसे जो उत्पन्न वाले उपकरण से जो भी वेस्ट होते हैं वो होता है ई कचरा। आधुनिक प्रदूषण का मूल स्वरूप है, इसके होने का मुख्य कारण क्या है, कृषि में वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग, यस, रासायनिक पदार्थ का उपयोग, नवीन प्रौद्योगिकी। आपको बताना चाहूँगा इसमें आपका आंसर हो जाएगा नवीन प्रौद्योगिकी। ठीक है, ये वैज्ञानिक, ये कृषि में तो ये एक एक कहेंगे एक पक्षीय बात कर रहा है कृषि में ही सिर्फ। ठीक है, ये आपको होल बात कर रहे हैं, यानी नवीन प्रौद्योगिकी। अब नवीन प्रौद्योगिकी यानी जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वो विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों के आधार पर। ठीक है, तो प्रौद्योगिकी उनसे जो उत्पन्न होने वाला जो कचरा होगा उसे कहते हैं ई कचरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका मुख्य कारण क्या है, विभिन्न प्रकार की प्रौद्योगिकी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक सेकंड में इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। हाँ, तो इसमें मैंने बताया कि अर्धचालक चिपों और कैथोड रे ट्यूब के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, अर्धचालक जो चिप होते हैं आपके मेमोरी कार्ड जो आप बोलते हो। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब,
तो इसमें क्या, इसका किसका प्रयोग, कैडमियम, कोबाल्ट, बेरियम, सीसा। तो आपको बताना चाहूँगा इसमें क्या होता है, कैडमियम। आपको एक चीज़ मैं और भी बताना चाहूँगा, कैडमियम एक प्रकार का ऐसा धातु है ना, ये ठोस अपशिष्ट में ही आता है। मतलब ये वायुमंडल पे, अगर आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आप इसको फेंक देते हो ज़मीन में, इसीलिए तो कहा गया कि इससे जो प्रदूषण होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण होता है, उससे सबसे ज़्यादा रेडियोधर्मी जो प्रदूषण है, उससे सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित होता है, उससे होता है, सॉरी रेडियोधर्मी नहीं, वो कौन सा था अभी, तो वो जिससे भूमि प्रभावित होती है सबसे ज़्यादा, तो यही है। तो कैडमियम क्या होता है कि कैडमियम जल्दी से गलता नहीं है, ये रीन्यूएबल नहीं है, ठीक है। आपको पता होगा पहले कैडमियम की पहले एक कैथोड करके वो आ, ये थर्मो इस ये जो प्रोडक्ट है, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आता है, ठीक है। इसी तरीके से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में होता है। आपने देखा होगा पहले की जो टीवी होती थी, उसका जो कवर होता था पीछे वाला ब्लैक कलर का, वो आता था थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का ही रूप है, वो जल्दी से गलता नहीं था, ठीक है। एक बार बन गया तो बन गया, जो आकार मिल गया वो आकार मिल गया, दोबारा उसे एक दूसरे आकार में परिवर्तित भी नहीं किया सकता है, ये उसकी विशेषता है। तो ये सब सारे क्या है, ये सब सारे वायुमंडल के लिए, या एक कह सकते हैं जहाँ पर वो गिरेगा उस क्षेत्र के लिए बहुत ज़्यादा, उस भूमि के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होगा। ओके, तो मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। आइए हम लोग अब, तो हम लोग अब कल नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लेके आऊँगा वीडियो, और मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी नए हैं वो साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। और ऑनलाइन क्लासेस संबंधी जो भी जानकारी लेना हो, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, 9807781640। थैंक यू सो मच।